द्वितीय विश्व युद्ध खत्म होने के बाद अमेरिका और सोवियत यूनियन के बीच शीत युद्ध यानी कोल्ड वॉर शुरू हुआ। बड़े से बड़े हिस्टोरियंस इस वॉर की ओरिजिन और दी एंड पर डिबेट करते नहीं थकते, लेकिन अगर माना जाए तो साल 1947 का यह सुपर पावर नेशन के बीच युद्ध 1991 सोवियत यूनियन के डिसोल्यूशन पर जाकर थमा। जब दो सुपर पावर कंट्री आपस में वर्चस्व की लड़ाई लड़ते हैं तो वह केवल दो देशों के बीच नहीं, परंतु उसमें कई सारे अलाइज अपने अपने सहूलियत, स्ट्रैटेजी और आइडियोलॉजी के तहत दो सुपर पावर में से एक को सपोर्ट करते पाई जाती है। अमेरिका और सोवियत यूनियन के बीच इस कोल्ड वॉर में एक दूसरे पर डायरेक्ट वॉर अटैक तो कभी हुआ नहीं, लेकिन फिर भी कई राष्ट्र इसमें आटे के साथ घुन की तरह पीसी। इस कोल्ड वॉर ने बढ़ावा दिया भू राजनीतिक और विचारधारा की लड़ाई को। कैसी लड़ाई जो बिना हथियार के लड़ी जाती है, एक दूसरे पर नजर और चालाकी से इंफॉर्मेशन के लेन देन से, यानी एस्पिनाज वॉर का अच्छा खासा इस्तेमाल इस कोल्ड वॉर में हुआ। सेंट्रल इंटेलिजेंस एजेंसी यानी CIA और कौमियत गोजुवेत्रोय बेजनोव्स्की यानी KGB का वॉर जितना रोचक था उतना ही घातक था। इस दौरान दोनों देशों की इंटेलिजेंस एजेंसी कई खतरनाक प्रोजेक्ट्स पर काम कर रही थी। इन प्रोजेक्ट्स का मकसद था ऐसी जानकारी इकट्ठा करना जिन्हें एक दूसरे के खिलाफ इस्तेमाल किया जा सके। इसी मकसद से आम नागरिकों पर अमेरिका एक ऐसा प्रयोग कर रहा था जिसके खुलासे से पूरी दुनिया कांप उठी, और यह प्रयोग था माइंड कंट्रोल पर, जिसका नाम दिया गया प्रोजेक्ट MK अल्ट्रा। यह प्रोजेक्ट CIA द्वारा शुरू की गई और यह इतनी गोपनीय तरीके से एग्जीक्यूट की गई कि करीब 2 दशक तक प्रोजेक्ट MK अल्ट्रा जैसा कोई प्रोजेक्ट भी है उसके बारे में लोगों को कानो कान खबर न थी। जितनी गोपनीय उतनी दर्दनाक इस प्रोजेक्ट पर आज हम बात करने जा रहे हैं। बने रहिए इस वीडियो में। अप्रैल 30, 1953 में प्रोजेक्ट MK अल्ट्रा को उस वक्त के CIA डायरेक्टर एलन ड्यूलिस से स्वीकृति मिली। इस प्रोजेक्ट को लीड कर रहे थे जाने माने अमेरिकन केमिस्ट और स्पाई मास्टर सिडनी गोटलिब। इस प्रोजेक्ट का मुख्य उद्देश्य था सोवियत ब्लॉक के खिलाफ माइंड कंट्रोलिंग ड्रग बनाना। दरअसल इस कंसेप्ट को कोरियन वॉर से उठाया गया, जब US प्रिजनर्स पर माइंड कंट्रोल के टेक्निक्स यूज किए जा रहे थे। CIA सुपर पावर बनने के होड़ में थी, इसीलिए उन्होंने भी माइंड कंट्रोलिंग टेक्निक पर काम करना शुरू किया। यह प्रोजेक्ट उस समय शुरू हुआ जब अमेरिका अपने न्यूक्लियर मोनोपोली खो चुकी थी और अब सोवियत भी अमेरिका की तरह न्यूक्लियर स्टेट बन चुका था। इतना ही नहीं, न्यूक्लियर के फील्ड में सोवियत एक के बाद एक झंडे गाड़े जा रहा था। अमेरिका को अब अपने टक्कर का राष्ट्र मिलते ही उसे आगे निकलने की छटपटाहट होने लगी। आधिकारिक रूप से जब इस प्रोजेक्ट पर CIA काम कर रही थी तब उन्होंने इस प्रोजेक्ट पर काफी बदलाव और नए तरीके इजाद किए। अमेरिकन हिस्टोरियन अल्फ्रेड W मैकॉय ने दावा किया कि माइंड कंट्रोलिंग करने का दावा जो CIA प्रोजेक्ट MK अल्ट्रा द्वारा कर रही है वह एक छलावा पब्लिसिटी स्टंट है। दरअसल उनका प्राइमरी गोल तो कुछ और ही है जो वे मीडिया से और देश से छुपा रही है। सत्य तो यह था कि सिडनी गोटलिब जो इस प्रोजेक्ट को लीड कर रहे थे, उन्होंने ही LSD जैसे पदार्थों को इस प्रोजेक्ट में शामिल कर भयानक रूप देना शुरू किया। CIA जिन लोगों पर एक्सपेरिमेंट कर रही थी उन्हें LSD नाम का ड्रग दिया जा रहा था। इस ड्रग की खासियत यह होती है कि यह आसानी से किसी के भी याददाश्त को काफी हद तक मिटा सकता है। एक और बात जो इस ड्रग को खास बनाती है वह यह कि यह ड्रग नशीला नहीं होता और ना इसका इंसान आदी होता है। सिडनी गोटलिब यहां तक LSD को कोर्ट ऑपरेशंस में भी शामिल करने लगे। उन्होंने महसूस किया कि लेबोरेटरी में दवा का परीक्षण और हकीकत में किसी मनुष्य द्वारा कंज्यूम करना दोनों में फर्क होता है। इसलिए CIA ने अपने एजेंट्स को उनके जानकारी के बिना नॉर्मल सेटिंग्स में LSD देना शुरू किया। शुरुआती दिनों में 2 लोगों को LSD इंजेक्ट कर उन्हें एक रूम में बंद कर दिया जाता और उनके बिहेवियर का नोट लिया जाता। जैसे जैसे प्रयोग आगे बढ़ने लगा वैसे वैसे और भी एजेंट्स यहां तक कुछ आम नागरिकों को उनके जानकारी बिना LSD देना शुरू किया गया। लेकिन यह LSD देना खतरा बनना शुरू हो गया। एजेंट्स जिन्होंने अनजाने में LSD इनटेक किया था उनकी दिमागी हालत बिगड़ने लगी और वे खूब वायलेंट होने लगे। यह एक्सपेरिमेंट
प्रोजेक्ट एम के अल्ट्रा पर काम कर रहे आर्मी विंग के केमिस्ट फ्रैंक ओल्सन पर भी किया गया, जिन्होंने कभी भी एलएसडी कंज्यूम नहीं किया था। सीआईए सुपरवाइजर्स ने फ्रैंक के जानकारी बिना गुप्त तरीके से एलएसडी के डोज देने शुरू किए। रोज एलएसडी के डोजेस कुछ मात्रा में बढ़ाए जाते। नतीजा यह हुआ कि 9 दिनों बाद न्यूयॉर्क शहर के एक होटल में सस्पिशियस कंडीशन में फ्रैंक ओल्सन की लाश पाई गई। न्यूयॉर्क टाइम्स के जर्नलिस्ट स्टीफन किन्जर के अनुसार फ्रैंक ओल्सन प्रोजेक्ट एम के अल्ट्रा के विजन और काम से खुश न थे और उन्हें इस प्रोजेक्ट के नैतिकता पर संदेह था। इसी के चलते वे अपना इस्तीफा देना चाहते थे, परंतु सीआईए ऑफिशियल्स ने इसे स्वीकारा नहीं और कुछ ही दिनों के बाद उनकी मिस्टीरियस तरीके से मौत भी हो गई। यह सब खबर इस मेगा प्रोजेक्ट को नुकसान ना करे, इसलिए सीआईए ने अपने विशाल नेटवर्क का यूज कर ऐसे न्यूज को दबाते और उसमें सफल रहते। सीआईए ने कनाडा के कुछ सेंटर को भी रिसर्च के लिए इस्तेमाल करना शुरू किया। उस वक्त ब्रिटेन के जाने माने साइकियाट्रिस्ट डोनाल्ड इवन कैमरॉन साइकिक ड्राइविंग कंसेप्ट पर काम कर रहे थे, जिससे सीआईए खूब प्रभावित थी। कैमरॉन मौजूदा ह्यूमन मेमोरी को मिटाकर सिजोफ्रेनिया द्वारा मेमोरी को रीप्रोग्राम करने में जुटे थे। उन्होंने मैकगिल यूनिवर्सिटी के एलन इंस्टीट्यूट में काम करने के लिए हर हफ्ते अल्बानी, न्यूयॉर्क से मॉन्टेरियल तक की यात्रा करते। 1957 से 1964 तक $69,000, जो कि आज के समय तकरीबन $500,000 जितना पे किया गया एम के अल्ट्रा प्रोजेक्ट एक्सपेरिमेंट के लिए। यह पेमेंट द सोसाइटी फॉर द इन्वेस्टिगेशन ऑफ ह्यूमन इकोलॉजी द्वारा भेजी जाती, लेकिन कैमरॉन इस बात से अनजान थे कि यह पेमेंट और कोई नहीं बल्कि सीआईए ही सैंक्शन कर रहा था। यहां पर कैमरॉन ने एलएसडी के सिवाय कई पैरालिटिक ड्रग का सहारा लेकर एक्सपेरिमेंट को नए आयाम में ऑब्जर्व किया। इसी के साथ साथ इलेक्ट्रोकंक्लूसिव थेरेपी का भी सामान्य शक्ति से 30 से 40 गुना तक का अधिक प्रयोग किया। दरअसल इलेक्ट्रोकंक्लूसिव थेरेपी एक मेडिकल ट्रीटमेंट होता है जो बाइपोलर और सीवियर डिप्रेशन के पेशेंट पर इस्तेमाल किया जाता है, और उनके इंस्टीट्यूट में एंजाइटी के और एक्सेसिव डिप्रेशन के पेशेंट्स आते, उन पर यह क्रूरतापूर्वक एक्सपेरिमेंट करता, जिसका रिजल्ट यह आता कि वे पेशेंट बोलना तक भूल जाते, वे अपने माता पिता तक को भूल जाते और कुछ की तो मौत हो जाती। एम के अल्ट्रा प्रोजेक्ट एक ऐसे सीरम पर भी काम कर रहा था जिसे पीते ही लोग सच बोलने लगे। इस एक्सपेरिमेंट को खास तौर पर कैदियों पर किया जा रहा था, जिनके लिए उन्हें कम से कम 3 महीनों तक बिल्कुल एकांत और अंधेरी जगह पर रखा जाता। इस दौरान उन्हें एक ऐसे ड्रग भी दिए जाते जिससे उनके दिमाग को पूरी तरह से कंट्रोल किया जा सके। इस प्रोजेक्ट में यह देखने की कोशिश की जा रही थी कि क्या किसी इंसान के दिमाग को इस तरह काबू किया जा सकता है कि वह न चाहते हुए भी किसी का भी खून कर सके। गौर करने वाली बात यह भी थी कि सीआईए ये सभी एक्सपेरिमेंट अमेरिका के हॉस्पिटल और यूनिवर्सिटी में करवा रही थी। बाद में हुए खुलासे में यह भी बात सामने निकल के आई कि अमेरिका के करीब 86 हॉस्पिटल, यूनिवर्सिटी और रिसर्च सेंटर इस तरह के एक्सपेरिमेंट अपने स्टूडेंट्स और मरीजों पर कर रहे थे। हालांकि उन सभी का यही कहना था कि उन्हें इस प्रयोग के पीछे की असली वजह मालूम नहीं थी। आगे यह बात भी सामने निकल के आई कि इस ऑपरेशन के तहत सीआईए सेक्स वर्कर्स का इस्तेमाल कर आम नागरिकों पर एक्सपेरिमेंट करती थी। ये सेक्स वर्कर्स आम लोगों को बहला फुसलाकर एक कमरे में ले जाते थे, जहां एक वन वे मिरर लगा होता था। इस मिरर की दूसरी तरफ सीआईए एजेंट बैठा होता था, जो उस कमरे में हो रही सारी गतिविधियों पर नजर बनाए रखता था। यहां आम नागरिकों को एक ऐसी ड्रिंक पिलाई जाती थी जिसके बाद उसे किसी भी चीज का होश नहीं रहता था। उनकी बेहोशी का फायदा उठाकर उनसे वह सभी काम करवाए जाते जो वे कभी होश में रहकर करने के लिए तैयार नहीं होते। घृणता और क्रूरता की हदें तो तब पार हुई जब यह बात भी सामने आई कि इस प्रोजेक्ट में बच्चों तक का इस्तेमाल किया जाता था। बीमार बच्चों को कोमा में डालकर उनके साथ रेप होने की बात भी सामने आई। इतने डार्क साइड्स के साथ और कई मासूमों को हजम कर जाने के बाद साल आया 1972। 1972 में गॉटिलेब रिटायर हुए और रिटायरमेंट के साथ ही उन्होंने प्रोजेक्ट एम के अल्ट्रा को विद इमीडिएट इफेक्ट के साथ बंद करने को कहा। इस प्रोजेक्ट को सीआईए का सबसे असफल प्रोजेक्ट बताया गया। जरा सोचिए, इतने ह्यूमन लाइफ को रिस्क और उनसे खिलवाड़ के बाद सीआईए ने बड़े बेशर्मी से प्रोजेक्ट को बंद किया, वो भी बिना परफेक्ट एक्सप्लेनेशन के।
इस कंप्लीट फेल्ड प्रोजेक्ट को, जो 1953 से शुरू हुआ और 1972 में खत्म, इतने हद तक सीक्रेट रखा गया कि मीडिया को कानो कान खबर न लगी। लेकिन यह फेल प्रोजेक्ट पब्लिक के सामने आखिरकार रिवील हुआ 1974 में। हुआ था कुछ यूं कि 1973 में वाटरगेट स्कैंडल के दौरान कई सीक्रेटिव डॉक्यूमेंट पब्लिक हुए। इस दहशत को देख उस वक्त के CIA डायरेक्टर रिचर्ड हैम ने प्रोजेक्ट MK अल्ट्रा के तकरीबन 20,000 जितने डॉक्यूमेंट्स रातों रात नष्ट किए, जिसका परिणाम यह हुआ कि MK अल्ट्रा प्रोजेक्ट को साबित करना कि ऐसा कोई प्रोजेक्ट भी हुआ था, उसे डिटेक्ट करना इम्पॉसिबल हो चुका था। लेकिन कहते हैं ना कि कोई भी क्राइम परफेक्ट नहीं होता, वैसा ही कुछ प्रोजेक्ट MK अल्ट्रा के साथ हुआ। दरअसल कुछ डॉक्यूमेंट्स अब भी मौजूद थे जो नष्ट न हो पाए थे। बचे हुए डॉक्यूमेंट्स गलती से फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स के बिल्डिंग में थे, जो FOIA यानी द फ्रीडम ऑफ इंफॉर्मेशन एक्ट के तहत 1964 में ढूंढ निकाले गए। इन डॉक्यूमेंट्स ने CIA के होश उड़ा दिए और अमेरिकी जमीन में भूचाल आ पड़ा। यूनाइटेड स्टेट्स कांग्रेस ने इस कांड की इन्वेस्टिगेशन शुरू की और फ्रैंक चर्च के नेतृत्व में चर्च कमेटी बनी। इस कमेटी को रॉकफेलर कमेटी कहा जाता, जिसका काम FBI, CIA और मिलिट्री के इलीगल एक्टिविटीज की इन्वेस्टिगेशन करना था। 1975 में इस कमेटी ने रिपोर्ट बनाई और इस रिपोर्ट को पहली बार पब्लिक करते हुए यह खुलासा किया गया कि प्रोजेक्ट MK अल्ट्रा ने कई एक्सपेरिमेंट जबरन इंसानों पर किए थे। LSD, मैस्कलिन और अन्य रासायनिक जैविक साधनों ने इलीगल तौर पर ह्यूमन एक्सपेरिमेंट कर बहुत ही निंदनीय कार्य किया है। कितने मौत और कितने इंसान इससे प्रभावित हुए, उनका आंकड़ा तो नहीं, परंतु फ्रैंक ओल्सन जो इस प्रोजेक्ट पर काम कर रहे थे, उन्हें जबरन उनके इच्छा विरुद्ध LSD देना और उनकी मिस्टीरियस डेथ ने CIA एजेंसी पर गंभीर सवाल उठाए। फ्रैंक ओल्सन के मौत को CIA ने सुसाइड घोषित किया। इसका खंडन करते ओल्सन के परिवार ने कहा कि उसका बकायदा मर्डर हुआ था। ओल्सन एक्सपेरिमेंट के डार्क साइड जान चुके थे और उसके विरोध में भी थे। ओल्सन अब कुछ नहीं पर CIA के लिए खतरा था और CIA ने खतरे को नेस्तानाबूद करना ही सही समझा। मीडिया ने और कई न्यूज पोर्टल का यही मानना था कि CIA ही फ्रैंक ओल्सन को मौत के घाट उतारा था। परिवारजनों ने केस फाइल की CIA और गवर्नमेंट के विरुद्ध। 1975 में फैमिली ने 7,50,000 का सेटलमेंट रिसीव किया और उस वक्त के प्रेसिडेंट गेराल्ड फोर्ड और CIA डायरेक्टर ने पब्लिकली माफी ओल्सन परिवार से मांगी। US के साथ कनाडा में भी इस केस की गर्मागर्मी पहुंची। इन्वेस्टिगेशन हुआ और बात सामने आई कि डॉक्टर कैमरॉन का प्रोजेक्ट MK अल्ट्रा से संबंध था और वो CIA ही था जिसने इस प्रोजेक्ट के लिए डॉक्टर कैमरॉन को $50,000 सैंक्शन किए। 1968 में कैमरॉन की पहाड़ चढ़ते वक्त हार्ट अटैक से मौत हुई और इसी के साथ CIA ने उनका नाम प्रोजेक्ट MK अल्ट्रा से पूरी तरह से नष्ट कर दिया। 127 ऐसे फैमिली को ढूंढ निकाला गया जिनका कोई ना कोई मेंबर MK अल्ट्रा प्रोजेक्ट से या तो मारे गए थे या हमेशा के लिए मानसिक स्थिरता खो चुके थे। कैनेडियन सरकार ने उन सभी परिवारों को $1,00,000 का मुआवजा दिया। मीडिया के अनुसार यह तो वो नाम थे जिनकी शिनाख्त हो सकी। हकीकत में हजारों लोगों की मौत बड़े ही सक्सेसफुली CIA ने हजम कर दिया। तो दोस्तों, यह था एक कंप्लीट बैकग्राउंड CIA द्वारा सबसे दर्दनाक और शर्मजनक प्रोजेक्ट का। सुपर पावर बनने के जुनून ने मानवता की सारे हदें पार कर दी। आज भी CIA उन हजारों बेगुनाह के दर्द व चीखों का जिम्मेदार है और अपने इस फेल्ड, इनह्यूमन और डार्क प्रोजेक्ट से कभी पीछा नहीं छुड़ा पाएगी। आपसे मुलाकात होगी फिर एक ऐसे कोल्ड वॉर के स्टोरी के साथ अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।